हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना टीडीपी का फुल सिलेबस। चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास। ये टीडीपी की क्लास नंबर आपकी 14 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 13 क्लास तक यानी 13 क्लास तक कर लिया है और ये हमारी क्लास है 14th क्लास। तो जो भी लोग अभी तक क्लास नहीं किए हैं, जो पिछली क्लासेस को फॉलो करिए प्लेलिस्ट में जा कर के। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दी गई है, ठीक है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। तो देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोरोना इफेक्ट, ठीक, और कोरोना इफेक्ट में हमने ये बताया था कि कोरोना इफेक्ट क्या होता है और कोरोना इफेक्ट के कारण क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते हैं वो बताया था। कोरोना इफेक्ट के एडवांटेज को हमने बताया था, ठीक है, और डिसएडवांटेज को भी देखा था कि कोरोना इफेक्ट की वजह से क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये कवर हो गया था, ठीक है। और हमने ये भी बताया कि कोरोना के या कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए क्या क्या मेथड्स का यूज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। चलिए, तो आप लोग ध्यान दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, पूरी क्लास को देखिए और उसका नोट्स जो है आपको, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स आपको यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल है आपका, यानी कि यूएसपी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना नया चैप्टर। तो सभी लोग डालेंगे। आज चैप्टर आपका है इकोनॉमिक ऑपरेशन या इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन। इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर। अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करते हैं, अगर ट्रांसमिशन लाइन जब बनाई जाती है तो उसके लिए हम लोग किस फैक्टर को या किस चीज़ को सबसे ज़्यादा कीमत आंकी जाती है, या हम कह सकते हैं किस फैक्टर की प्रॉपर तरीके से अगर सेलेक्ट किया जाए तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक इकोनॉमिकल सिस्टम बन जाए, यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो आपकी एक इकोनॉमिकल सिस्टम बन जाए, ठीक है, यानी कि कम कीमत में बन जाए, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है मैंने आपको बताया भी, ये क्या है, एक तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें जो पावर आपकी जनरेट होती है, जो पावर जनरेट होती है जनरेटिंग स्टेशन पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। सिंपल भाषा में कहें यानी कि कंज्यूमर एंड तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो इसको पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसमिशन लाइन का यूज करेंगे। और इस ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए अगर बात की जाती है तो टोटल इसमें ट्रांसमिशन लाइन को बनाने में कितना खर्चा आ जाता है, कितनी कीमत लगती है, कितनी लागत लगती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमेशा याद रखना, जब भी ट्रांसमिशन लाइन को इरेक्ट करने की बात आती है या बिछाने की बात आती है या बनाने की बात आती है, तो सबसे मेन फैक्टर जो आपका होता है इसमें, कौन सा मेन फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है? मेन फैक्टर जो इंक्लूड किया जाता है वो आपका कंडक्टर किया जाता है। यानी कि कंडक्टर क्या होता है? मेन पार्ट होता है आपका। ठीक, तो कंडक्टर के अगर बात की जाए तो हम जानते हैं अगर कंडक्टर मेन पार्ट है तो कंडक्टर का हम लोगों को प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना ही ज़रूरी हो जाएगा कि नहीं? यानी कि कंडक्टर को एक प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रॉपर साइज का होगा तो उससे हमारी कॉस्ट भी उस तरीके से मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टर के साइज को प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं सेलेक्ट करना ही एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। ठीक, तो इसी बेसिस पे आपका एक टॉपिक है, आप हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? हेडिंग डालिए सभी लोग, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? यानी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन बनाने की बात आती है तो सबसे मेन फैक्टर हमारा क्या होता है? कंडक्टर। तो इसीलिए हमको कंडक्टर को एक प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर का ही कॉस्ट आपका ज़्यादा होता है। यानी कि कंडक्टर की कॉस्ट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है आपके ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से कंडक्टर के साइज़ को सेलेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अभी इसीलिए क्या होता है, यही हेडिंग आप डालेंगे, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर मटेरियल। यानी कि हम कंडक्टर साइज़ को या कंडक्टर साइज़ को एक प्रॉपर तरीके से या चुनने के लिए या एक कह सकते हो प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज। ठीक है, और इसमें आप लोग लिखिए, थोड़ा समझा देते हैं। तो इसमें लिखेंगे, देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से मतलब यानी कि जनरेटिंग स्टेशन से, या जो पावर स्टेशन है, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन से दूसरे स्थान का मतलब आपका जो कंज्यूमर एंड है। ठीक है, कंज्यूमर एंड तक ट्रांसमिट करने को क्या कहते हैं? ट्रांसमिट या ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है, या ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, हमने बताया कि ये इस तरीके से होता है, तो इसीलिए जो कंडक्टर का साइज होता है उसको हम प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो आगे लिखो, सभी लोग लिखो, ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट में या ट्रांसमिशन लाइन की कीमत में ट्रांसमिशन लाइन की कीमत में कंडक्टर की कीमत या कॉस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है
हो जाती है। इसीलिए आगे लिखो सभी लोग, इसीलिए कंडक्टर को कंडक्टर के प्रॉपर साइज को कंडक्टर के प्रॉपर साइज को सेलेक्ट करना महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो समझिए, यानी कि कंडक्टर को प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना है या कंडक्टर के साइज को प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब जब कंडक्टर की प्रॉपर साइज की सेलेक्ट करने की बात आती है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक लॉ पढ़ते हैं जिस लॉ का नाम है केल्विन्स लॉ। ठीक है, तो केल्विन्स लॉ क्या है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे केल्विन्स लॉ या केल्विन का नियम, केल्विन का नियम। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिए, समझ गए। तो केल्विन लॉ क्या कहता है, तो केल्विन क्या है, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, लॉर्ड केल्विन। कौन थे, एक लॉर्ड केल्विन थे। उन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एक नियम दिया था 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया था और इन्होंने क्या बताया था कि जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं या ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट की बात करते हैं, जो टोटल कॉस्ट जो ट्रांसमिशन लाइन की होती है वो कॉस्ट आपकी क्या होती है, वो कॉस्ट जो मिनिमम होगी वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी जो टोटल कॉस्ट रहेगी किसकी, कंडक्टर की। ठीक है, जो मिनिमम कॉस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंडक्टर की कॉस्ट पे ही इन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया था या नियम दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था, तो इसको हम लोग समझते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि केल्विन लॉ होता क्या है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए, समझाते हैं फिर उसके बाद में। देखिए, कंडक्टर की वह मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया, कंडक्टर की वह मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया में, यानी कि साइज की बात हो रही है, मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया जिस पर ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट मिनिमम हो, यानी कि कम से कम हो, मिनिमम हो, तो इस नियम को केल्विन लॉ कहते हैं, केल्विन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, तो केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि कंडक्टर की वह ऐसा साइज हमको सेलेक्ट करना है, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज सेलेक्ट करना है जिससे हमारा क्या हो, जो ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट है वो ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम से कम रहे। ठीक है, तो इस प्रकार का हमको कंडक्टर का साइज चूज करना है या सेलेक्ट करना है जिसपे हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट है, टोटल ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट है, वो कम से कम रहे या मिनिमम हो। तो इस लॉ को ही हम लोग क्या कहते हैं, केल्विन्स लॉ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इस लॉ को कब दिया गया था, 1881 में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वैसे हम लिखा ही रहे हैं आपको। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। अब देखिए आगे समझते हैं। तो जब भी अब कॉस्ट की बात आती है, कंडक्टर की कॉस्ट की, तो इसमें क्या होता है, हमारी दो कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन सी कॉस्ट,
तो दो कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर बात करते हैं, एक मिनट, तो बेसिकली जो कॉस्ट होती है आपकी, दो प्रकार की कॉस्ट इसमें इंक्लूड की जाती है केल्विन्स लॉ के द्वारा। कौन कौन से इन्होंने की थी? तो लिख लीजिए, कॉस्ट, ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट जनरली, ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट जनरली या प्रायः दो पार्ट में विभाजित की जाती है या डिवाइड की जाती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती है? तो पहले लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, लिखिए पहली क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी क्या है? रनिंग कॉस्ट, ठीक है। रनिंग कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? इसको रनिंग चार्ज भी कहते हैं, रनिंग चार्ज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करिए। तो इन्होंने केल्विन में क्या बताया कि हमको कंडक्टर मटेरियल का साइज इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट है वो कम से कम रहे, ठीक है। और इन्होंने दो कॉस्ट को इंक्लूड किया इसमें। कौन कौन सी कॉस्ट? एक तो आपकी होती है फिक्स्ड कॉस्ट को, और एक होती है रनिंग कॉस्ट को। रनिंग कॉस्ट का दूसरा नाम रनिंग चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है, आगे देखिए। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? चलिए आगे लिखिए सभी लोग। अगर ट्रांसमिशन, आगे लिखो, अगर ट्रांसमिशन सिस्टम में लाइन कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाएंगे, इस तरीके से लिख लीजिए पॉइंट के फॉर्म में, ऐसे देखिए। अगर ट्रांसमिशन सिस्टम में कंडक्टर का डायमीटर या व्यास बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का वेट बढ़ जाएगा, अब ये समझते हैं इसको, ठीक है। लिखिए, पहले लिख लेते हैं, बढ़ जाएगा, जिसके लिए मजबूत सपोर्ट तथा क्रॉस आर्म व इंसुलेटर की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। जिससे फिक्स्ड कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इस पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए क्या कहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर आप यूज करते हो, ठीक है, अगर इस कंडक्टर का हम कह सकते हैं कि कंडक्टर की डायमीटर जो मान लेते हैं, ठीक है, ये डायमीटर अगर हम बढ़ाते हैं तो इस डायमीटर को बढ़ाने से क्या होगा, हमारा कंडक्टर का वेट बढ़ेगा, है ना। तो वेट जब बढ़ेगा तो हम जानते हैं, वेट बढ़ने से क्या होगा, हम जानते हैं कंडक्टर को सपोर्ट कौन करता है, क्रॉस आर्म करते हैं, टावर करते हैं, क्योंकि टावर और क्रॉस आर्म पे ही आपका कंडक्टर लगा होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमको जो कह सकते हैं कि सपोर्ट जो होगा, या टावर होगा, या पोल होंगे, ठीक है, या क्रॉस आर्म होगा, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमको मजबूती बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो मजबूती जब बढ़ानी पड़ेगी तो इस केस में क्या होगा, हमको
हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि हमको उसी साइज़ का बनाना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बढ़ने से हमारा क्या होगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में आती हैं। ठीक है, जो आप कंडक्टर यूज करते हो, जो भी इक्विपमेंट आप बनाने के लिए यूज करते हो, वो सारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, यानी कि उसमें एक बार आपकी कॉस्ट लग गई, उसके बाद आपकी वो फिक्स कॉस्ट रहती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, बताइए सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात होगी इसके कंडक्टर की। अगर हम कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाते हैं तो उससे हमारा कंडक्टर का वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने के साथ साथ में हमको सपोर्ट या टावर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी हिसाब से उसकी क्या है, कॉस्ट हमको बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने से क्या होगा, हमारी जो टावर होगा या क्रॉस आर्म होगा, क्योंकि टावर और क्रॉस आर्म पे ही आपके कंडक्टर प्लेस होते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी मजबूती बढ़ानी पड़ेगी। और इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए हमको क्या बना, जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बताइए। तो इतना नोट करिए सभी लोग। इतना हो गया। अब देखिए, इसी को अगर हम लोग क्या करें, मान लेते हैं कि हमारी एक क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर की, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग एक कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक, तो ए हमने एज्यूम कर लिया है, और फिक्स्ड कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं कोई फिक्स्ड कॉस्ट C1। ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है कोई C1। तो इस केस में अगर हम बात करें कि हम जानते हैं कि हमारा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर के, यानी कि एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर के, है कि नहीं। अभी हमने देखा जो आपको पॉइंट लिखाया, तो हम जानते हैं अगर कॉस्ट, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कब बढ़ेगी, जब क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बढ़ाएंगे या कंडक्टर को साइज को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, C1 प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से अगर हम C1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और एक कोई कांस्टेंट हम एज्यूम कर लेते हैं K1 ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, बताइए। तो ये तो पहला हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सभी लोग। अब देखिए, अगर हम लोग क्या करें, कंडक्टर के अगर डायमीटर की बात करते हैं या व्यास की बात करते हैं, अगर उसको हम घटाते हैं, तो ये तो अभी बढ़ाने के केस में हमने कहा, अगर हम कंडक्टर की डायमीटर को मान लेते हैं, डायमीटर या व्यास मान लिया, ये अगर हमको घटाते हैं, कम करते हैं, तो कम करने से क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर डायमीटर कम करेंगे तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए होता है कि नहीं। यानी कि डायमीटर बढ़ाओगे तो कह सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अरे यानी कि कह सकते हो डायमीटर घटाओगे तो उस केस में हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जब कम होगा तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा तो उस केस में हम जानते हैं कि डायरेक्टली हमारा लॉसेस भी बढ़ जाएगा। कौन सा लॉसेस, I2R लॉस। ये क्या है, ये लॉस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यानी कि हम अब देखो, अगर कंडक्टर के साइज की बात करें, अगर उसको हम लोग डायमीटर कम करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो क्या होगा इस केस में, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की कॉस्ट जो होती है, हम कह सकते हैं जो I2 है, तो ये क्या है, करंट पे डिपेंड कर रही है और रेजिस्टेंस पे, यानी कि जो कंडक्टर में आपकी करंट फ्लो होती है, तो यही जो कॉस्ट आपकी डिसाइड की जाती है वो रनिंग कॉस्ट बेसिस पे होती है। यानी कि रनिंग, यानी कि जब आपका ऑपरेशन में होता है, जब करंट इसमें फ्लो हो रही होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को, ये जो कॉस्ट आती है वो आपकी रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत आती है। कौन सी, रनिंग कॉस्ट। ठीक, अब रनिंग कॉस्ट जब हमारी क्या है, लॉस
ये हो जाएगा, तो रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, ये भी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस केस में क्या होगा, इसको अगर मैथमेटिकली हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। आगे लिखिए, इस पॉइंट के फॉर्मेट में लिखेंगे, अगर कंडक्टर कंडक्टर को कंडक्टर के डायमीटर को कम करते हैं या घटाते हैं, डायमीटर को कम करते हैं या घटाते हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है, सभी लोग लिखते रहिए, घटाते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो देखिए हमने बताया अभी, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, डायमीटर घटाएंगे यानी कि एरिया घटेगी, एरिया घटने का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे क्या हमारा क्या होगा, लॉसेस होगा, ट्रांसमिशन लॉसेस, और ट्रांसमिशन लॉस होगा तो उससे हम जानते हैं जो ट्रांसमिशन लॉस होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, रनिंग कॉस्ट पे, और रनिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, हमारा रनिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी इसी केस में, तो इसी पॉइंट को हम लिखा रहे हैं, आप लिखिए। तो आगे क्या लिखा है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि उसमें उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने से या प्रवाहित होने से उसमें आई स्क्वायर आर लॉस की बढ़ोतरी होगी, यानी कि आई स्क्वायर आर लॉस की बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। आगे लिखो, इसी कमी को दूर करने के लिए केल्विन ने एक लॉ प्रतिपादित किया या दिया, जिससे उपयुक्त कंडक्टर का चयन करके फिक्स्ड तथा रनिंग कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी को अगर मैथमेटिकली देखें तो हम जानते हैं कि हमने क्या बताया कि रनिंग कॉस्ट को हम एज्यूम कर लेते हैं, रनिंग कॉस्ट हमारी है C2 एज्यूम कर लिया, और फिक्स्ड को हमने क्या किया, C1 एज्यूम कर लिया। तो हमने देखा कि पहला तो हमारा इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गया C1, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। अब रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारा C2 हमने सेलेक्ट किया रनिंग कॉस्ट, ठीक है, और ये हमने सेलेक्ट किया वही क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ठीक। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें किसकी, जो लॉसेस है, जो आपकी फिक्स रनिंग कॉस्ट है, वो बेसिकली किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रनिंग कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती है किसके, एरिया को कम करने से, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं C2 जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो ये हमारी वैल्यू बढ़ेगी रनिंग कॉस्ट की, ठीक। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आ जाएगा C2, हम मान लेते हैं इसको, क्या मान लें, K2, और ये क्या हो जाएगा अपॉन A, ठीक। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, तो इसको डाल देंगे सभी लोग इक्वेशन नंबर 2,
इसको क्या डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे। इतनी बात समझ में आई, नोट करिए सभी लोग। ठीक, अब देखिए, अब टोटल कॉस्ट की अगर बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो ट्रांसमिशन लाइन में अगर टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, लाइन टोटल कॉस्ट, या आप सीधे ऐसे लिखिए टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, हम जानते हैं कि दो कॉस्ट हैं, रनिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मान लिया सी इक्वल्स टू मान लेते हैं टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट क्या होगी, C1 प्लस C2। C2 हमारी क्या है, रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट हो जाएगी, और C1 हमने क्या एज्यूम किया है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट है वो कम से कम मिनिमम कब रहेगी, तो किस कंडीशन पे मिनिमम रहेगी, तो वो कंडीशन हमको निकालना है। ठीक है, यानी कि जिस कंडीशन पे हमारी मिनिमम रहेगी कॉस्ट, उसी साइज का हमको क्या बनाना पड़ेगा, कंडक्टर का साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें डेरिवेशन टाइप से है, लिखिए C1 जब है तो C1 की हमको वैल्यू पता है कितनी है, C1 की वैल्यू हमने सेलेक्ट की थी क्या, K1 इंटू ए प्लस C2 की वैल्यू देखिए ये है, इक्वेशन नंबर 2 से हम पुट कर सकते हैं, और C1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से रख सकते हैं। C2 की वैल्यू क्या है, K2 प्लस ए, यही हो जाएगा, बताइए। तो इसको हम क्या डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। इसको सभी लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे। चलिए डालिए, इतना नोट करिए सभी लोग। ठीक, अब क्या होती है, अब अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की कॉस्ट अगर मिनिमम रखनी है, ठीक है, तो मिनिमम रखने के लिए क्या करेंगे, आगे लिखिए, मिनिमम मिनिमम कंडक्टर मिनिमम ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट, लाइन कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है हमारी, डिफरेंशिएशन करेंगे टोटल कॉस्ट का किसके रेस्पेक्ट में, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, और वो क्या होगी, इक्वल्स टू 0 हम लिख देंगे, इक्वल्स टू। तो ये कंडीशन होती है मिनिमम के लिए। ठीक है, मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, कोई भी मिनिमम वैल्यू जब निकाली जाती है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आप लोगों को, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं तो। ठीक, तो अब देखिए, हमने देखा अभी टोटल कॉस्ट C है, तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, C की वैल्यू, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ C, यानी कि C की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, D अपॉन डी ए। सी की वैल्यू क्या है बताइए, K1 A प्लस K2 A, K2 अपॉन ए इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब इसका देखिए, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो ये डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये K1 बचेगा, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन तो आपको आना चाहिए, सभी लोगों को जानते हैं ना डिफ्रेंशिएशन करना। तो माइनस के यहाँ पे 1 अपॉन ए है, तो 1 अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा कि नहीं, बताइए। और यहाँ पे क्या है, K2 है, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो K1 इक्वल्स टू K2 अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो इसको अगर हम लोग देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, K1 इंटू ए, एक ए यहाँ ले गए और एक ए को हमने यहीं पे रखा, तो K2 अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या निकाल के देखा है, तो हमारा क्या निकल के आया कि K1A ये हमारी कौन सी कॉस्ट होती थी, फिक्स्ड कॉस्ट होती थी, बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट। और ये हमारी कॉस्ट कौन सी होती थी, रनिंग कॉस्ट, बताइए,
इतनी बात समझ में आ रही? रनिंग कॉस्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारी कंडक्टर की कॉस्ट या ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम कब होगी, जब हमारा रनिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि ये कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको समझ लीजिए, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू होनी चाहिए रनिंग कॉस्ट के, रनिंग कॉस्ट के, ठीक है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कंडक्टर का जो साइज है वो इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम कॉस्ट हमारी तभी होगी जब हमारी रनिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट करिए सभी लोग, इसको नोट करिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहाँ से एक चीज़ और है, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, यहाँ से अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की और बात करें, ठीक, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से निकालोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए हम इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर अपॉन K2 अपॉन K1, ठीक। यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं K2 अपॉन K1, ठीक है। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू निकालोगे तो K1 और K2 जो कांस्टेंट हैं आपके, उनका वैल्यू आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई, बताइए, कमेंट करिए, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि अगर कंडक्टर मटेरियल को सेलेक्ट करना है तो उस केस में हमको मिनिमम कॉस्ट कब होगी, जब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो एक नोट लिखिए एक पॉइंट के फॉर्मेट में जो हमने बताया है, लिखिए। तो केल्विन नियम के अनुसार, केल्विन नियम के अनुसार, केल्विन नियम के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन की, एनुअल, ऐसे लिखिए ट्रांसमिशन लाइन की, चलिए हम लिख देते हैं ट्रांसमिशन लाइन की मिनिमम एनुअल मीन्स वार्षिक, एनुअल कॉस्ट तभी बराबर होगी, तभी मिनिमम होगी, आगे लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं जब फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट बराबर होती है, ठीक है। बताइए, पूरा डेरिवेशन समझ में आया है सभी लोगों के, कोई दिक्कत किसी को? सभी लोग बताइए, सारी चीज़ें समझ में आई सभी लोगों को, पूरा डेरिवेशन? तो ये क्या है हमारा, इस तरीके से हमने देखा केल्विन लॉ को। अब इसी में आपका एक है मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। और सभी लोग ध्यान देंगे, जो भी आपको ये हमने आज पढ़ाया है, ठीक है, इसका अगर आपको PDF चाहिए है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे क्या है हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से वीडियो बनाने का या अच्छे से क्लास कराने का, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में और हम टॉपिक को पढ़ते हैं। इसी का एक और है मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ, ठीक है। तो मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ में क्या बताया गया उस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।